Yes. Good afternoon, everyone. Audible, visible? Shall we start, guys, with our lecture? Now we are good to go, right? Let's start with next topic, negotiable instrument. Yes, thank you so much. कोई बात नहीं ना. आप लोगों को ऑलरेडी पता है हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन विच इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. इस टॉपिक का जो वेटेज है आपके एग्जाम के लिए वो मैक्सिमम 10 to 12 मार्क्स के लिए होगा या 14 मार्क्स के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं आता है. 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर 6 to 6 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली या 7 मार्क्स के 6 मार्क्स के, इट डिपेंड्स. या तो फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस आते हैं या 6 मार्क का एक 4 मार्क का एक, ऐसा आता है. यहां से सब कुछ मत करिएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बहुत कम चीजें हैं जो बहुत प्रिसाइजली आपको करके जानी है और बाकी की सारी चीजें बस देख के जानी है. वो मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताते चलूंगी कि कौन सा बहुत अच्छे से करो और कौन सा ठीक है, बस देखना है और बस पता होना चाहिए. गलती से आया तो आप आंसर कर पाओ, ये चीज आप लोगों को समझनी है, ठीक है. अब बात ये है दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है. तो पहली बात तो एक्ट कब आया है? 1881 में आया है, तुमको ये समझता है. एक्ट का मतलब तुमको समझता है. पहले मैं वर्ड पे फोकस करूंगी, इंस्ट्रूमेंट. पहला वर्ड क्या है? इंस्ट्रूमेंट पहला वर्ड है. तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, इंस्ट्रूमेंट ये जो वर्ड दिया हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब आपके हिसाब से क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट? आपको क्या लगता है इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? आपके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंगली? यस. कोई भी डॉक्यूमेंट को आप इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो क्या रे? कोई भी डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो क्या? नहीं. वंडरफुल. तो फिर क्या होता है डॉक्यूमेंट, क्या होता है इंस्ट्रूमेंट? अच्छा, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? कोई कागज का टुकड़ा मतलब डॉक्यूमेंट है? कोई भी कागज का टुकड़ा डॉक्यूमेंट बोल सकते हो क्या आप? या स्पेसिफिकली कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज के लिए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपके एग्जाम फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स या आपके मार्कशीट्स या प्रॉपर्टी पेपर्स, यही सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स हो सकती है सिर्फ? या डॉक्यूमेंट क्या होता है फिर? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ट्राई करो आंसर करने का. क्या हो सकता है डॉक्यूमेंट? यस. नो आंसर्स? क्या हो गया? समझो, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी पीस ऑफ पेपर इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है. अब इंस्ट्रूमेंट मींस एनफोर्सिएबल बाय लॉ लीगली. ओके, यू कैन से सो, फाइन. फर्दर देखो, पहला डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी पीस ऑफ पेपर कैन बी अ डॉक्यूमेंट. अब एग्जाम्पल के लिए समझो कि आपको समझना है कि आप लोगों ने मूवी देखा है, वो हॉलीडे मूवी. वो हॉलीडे मूवी में वो जो पेन, वो जो पेपर होता है उस पर 12 डॉट्स होते हैं. तुमने देखा वो 12 डॉट्स को कनेक्ट करके वो कुछ एक मैप बनाता है, ऐसे 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 करके. आपने देखा है कभी?
यस, तो वो जो पेन पीस ऑफ पेपर पे वो जो 12 डॉट्स थे वो भी एक डॉक्यूमेंट है। आपको समझ में आ रहा है? या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसपे लिखा तो बहुत कुछ होता है, बट नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, ये स्पेशली मतलब क्या बोलते हैं, मिलिट्री वाले लोग इस पेपर को यूज करते हैं। ठीक है, पेपर सामने है, उस पे लिखा बहुत कुछ है, लेकिन नॉर्मल आंखों से आपको दिखेगा नहीं वो। उसके लिए या तो आपको वो स्पेशल ग्लासेस पहनने पड़ेंगे, या तो फिर वहां पे वो पेपर पे कुछ ऐसा कोई तो ऐसा मटेरियल जैसे कि नींबू वगैरह, ऐसा आप अगर ऐसा 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 रब कर दोगे तो ही वो वर्ड्स दिखने लगते हैं। तो ये एक्चुअल में सिर्फ फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, ये रियल में भी होता है, और ये मैं खुद देख चुकी हूँ। तो आपको समझना है ये वाले जो पेपर्स है ये भी डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं, ये तक डॉक्यूमेंट्स है। तो एक्चुअल में हर एक चीज डॉक्यूमेंट है, बट कौन सी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट है एंड एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट भी है। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप लोगों को यह समझना है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हारे लिए कोई ना कोई राइट्स या तो फिर तुम पे कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट करके देंगे। समझता है? कोई भी राइट्स या तो ऑब्लिगेशंस क्रिएट करके देंगे। अगर राइट्स या तो ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आप बोलते हो इंस्ट्रूमेंट। उनको क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। तो अगर हक या तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया तो इंस्ट्रूमेंट बोलो। हर एक पीस ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट है। जिस पीस ऑफ पेपर से आपको राइट्स या तो ऑब्लिगेशंस आपके क्रिएट होंगे जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ होंगे, जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जैसे कि आप लोगों ने बताया एनफोर्सिएबल बाय लॉ होंगे, उनको आप बोलोगे इंस्ट्रूमेंट। और ये जो टॉपिक है ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल का वर्ड का मतलब क्या होता है? निगोशिएबल वर्ड का ये मतलब होता है कि जहां पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पे ये एक डॉक्यूमेंट टिल द मैच्योरिटी आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब जब तक उस डॉक्यूमेंट की मैच्योर्ड डेट नहीं आती, मैच्योरिटी डेट नहीं आती, जब तक वो डॉक्यूमेंट है वो मैच्योर्ड नहीं होता है, तब तक वो आप एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास ट्रांसफर कर सको, उससे बोला जाता है निगोशिएबल। मतलब जो वर्ड होता है वो होता है निगोशिएबल। तो इसीलिए आपको समझना है, पहले आता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहले क्या आता है? डॉक्यूमेंट। मतलब उल्टा ड्रॉ करना चाहिए मुझे। पहले आता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हर जो डॉक्यूमेंट है, हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, इसीलिए उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट। और हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, इसीलिए उसके बाद आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड हर डॉक्यूमेंट भले ही ट्रांसफरेबल हो, जहां पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हो, लेकिन हर वो जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट है जो हमें समझने हैं: प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ये सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को क्या करने हैं? ट्रांसफर किए जाते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से 1881 के हिसाब से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको पूरा लेआउट क्लियर है? पहले है डॉक्यूमेंट, उसका सबसेट है इंस्ट्रूमेंट, उसका सबसेट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि हर कोई एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर कर सके, तो उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलो। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं वो सिर्फ 3 है। क्या ये पूरा सिनारियो क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ू मैं? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस, क्लियर। ओके, तो पहले हो गया, आप लोगों को यह समझना था। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से सिर्फ 3 है। कौन से 3 है? पहला है प्रोमिसरी नोट, मैं शॉर्ट फॉर्म में पीएन हर जगह लिखूंगी। दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको मैं हर जगह बीओई लिखूंगी। और तीसरा आएगा चेक। तीसरा क्या है? चेक। ठीक है, ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को सीखने हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से, बहुत एक्सट्रीम डिटेल्स में। ओके, अब ये जो 3 है, ये हो गया तुम्हारा बेसिक। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, आप लोग ये लिख के लोगे क्या? आप लोगों ने लिख दिया? ये लिखा क्या आप लोगों ने? लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिखो। पहले ये लिखो,
ग्रीन, ये भी लिख दो अब। ये हुआ है ना, ये सबका हुआ ना, हाँ ठीक है, ये लिख दो। डन, हो गया ना सबका? आगे बढ़ू मैं? ठीक है, ये भी लिखा कह रहे हैं, ये भी एक लाइन लिखो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है टिल मैच्योरिटी ट्रांसफरेबल, ऐसा लिखो। निगोशिएबल वर्ड के ऊपर लिखो टिल मैच्योरिटी ट्रांसफरेबल। डन, ओके वंडरफुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आपको यह समझना है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है। आप लोगों ने आपके लाइफ में क्या कभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स देखे? क्या आपने कभी बस से ट्रैवल किया है या रेलवे टिकट से ट्रैवल किया है? क्या कभी आप लोगों ने बस पे ऐसा वर्ड यूज किया हुआ देखा है कि ट्रांसफरेबल है या नॉट ट्रांसफरेबल है? कभी देखा है आप लोगों ने ये वर्ड कि नॉन ट्रांसफरेबल है? ये टिकट जो आपको दिया हुआ है बस का वो नॉन ट्रांसफरेबल है, ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है क्या? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। देखा है? तो बस का जो टिकट है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या? बस का जो टिकट है क्या वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं? टिकट पे तो देखा है पर वर्ड, टिकट तो देखा है पर वर्ड नहीं देखा कभी। अच्छा ओके फाइन, नो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। पहला तो यही पॉइंट है, कॉमन सेंस वाला, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, समझो। पहला वर्ड, नॉर्मली जब भी कभी आप बस से ट्रैवल करोगे, अगली बार ध्यान रखना ये चीज को, अगर जिन्होंने नहीं देखा है,
बस से जब आप ट्रैवल करो तो वो एक बस पास करके कोई कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो वो जो बस पास आता है उस पर लिखा जाता है कि भाई जिसका नाम है उसी को वो टिकट बिलोंग करता है। यूजुअली जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो बस पास होता है उस पे तो यही होता है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब ये ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो तुम्हारा बस पास जो प्रॉपर स्टूडेंट वाला जो होता है ना, क्योंकि उस पे नाम वगैरह सब कुछ लिखा होता है तो स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे वो बनाते हैं। दूसरा, मतलब मुझे नहीं पता ये सिस्टम कहाँ कहाँ है, बट पुणे का एक सिस्टम तो मैं बता सकती हूँ तुमको। पुणे में एक सिस्टम होता है कि 50 रुपए में पूरे एक दिन का, मतलब 24 घंटे का आपको पास मिलता है। या यू कैन से कि जैसे कोई भी डेट आप ले लो, जैसे 1 तारीख है, कोई भी महीने की 1 तारीख को मैं ट्रैवल कर रही हूँ सुबह, अगर मैंने 11 बजे ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो 1 तारीख तक ही वो एक जो टिकट होता है वो वैलिड होता है। उस टिकट पे वो जो, अगर आपको 50 रुपए का टिकट लेना है तो मेरा एक आईडी देना पड़ता है, जैसे कि मेरा आई कैन गिव माई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर, तो लास्ट के जो 2-3 नंबर होते हैं, 4 नंबर होते हैं, वो 4 नंबर वो पकड़ते हैं और वो 4 नंबर रजिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब जब वो 4 नंबर लेकर वो मेरा नंबर रजिस्टर कर देता है तो वो जो पास मुझे मिलता है वो 50 रुपए का मिलता है। उस पास पर लिखा होता है नॉन ट्रांसफरेबल। उस पास पर भी क्या लिखा होता है, नॉन ट्रांसफरेबल ऐसा लिखा होता है। बट जनरली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो जो बस पास आपको मिलता है जनरली मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पे, उस पे ये वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं किसी भी तरीके से, नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल ऐसा कोई भी वर्ड लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये समझना है जो ये बस का टिकट है वो डॉक्यूमेंट है क्या, हाँ। क्या वो इंस्ट्रूमेंट है क्या, हाँ। क्यों? क्योंकि यू गेट द राइट टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दैट टिकट। सो वो इंस्ट्रूमेंट भी है। इंस्ट्रूमेंट को मतलब बहुत नैरो मत रखना कि जायदाद के डॉक्यूमेंट, शेयर सर्टिफिकेट्स या ऐसे ही सिर्फ काम की जो चीजें, उतने ही इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। बस पास भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, बस टिकट भी आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है बिकॉज यू गेट द राइट टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दैट। बट क्या ये निगोशिएबल है क्या? ये वाला जो है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जरूर है, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। डू यू गाइस गेट द पॉइंट? ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो 50 रुपए का जो होता है वो, और ये तो नॉन निगोशिएबल है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफरेबल नहीं है। बट ये वाला जो टिकट है ना, ये वाला टिकट जरूर आप एक बंदे से दूसरी बंदे की तरफ ट्रांसफर कर सकते हो। एंड बिकॉज ये ट्रांसफर कर सकते हो तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। यहां तक पहुंचे सब? आगे बढ़ू मैं? क्लियर है यहां तक? राइट? आगे। अब ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैं ये इंट्रोडक्शन जानबूझ के अभी के लिए स्किप कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं मैं स्किप करने वाली हूँ। इसका रेफरेंस मुझे आगे जाके देना है, तो जब आगे जाऊंगी देन दैट टाइम आई विल गिव यू दैट एक्सप्लेनेशन। अभी मुझे वर्ड पर सिर्फ फोकस करना है, निगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट, दैट्स इट। मुझे बाकी और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है आज के लेक्चर में, सिर्फ ये 2 वर्ड्स और पूरा लेक्चर अपना सिर्फ इसी पे चलने वाला है आज, ठीक है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट। वंडरफुल। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है। वंडरफुल। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट। वेरी नाइस। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको जिनकी वजह से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होने वाले हैं, वो वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय द कस्टम ऑफ ट्रेड। फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मेयर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब ये जो मेयर बाय डिलीवरी एंड मेयर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये समझने पड़ेंगे पूरे डेफिनेशन में, बाकी तो सब समझ जाएगा कि देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, वंडरफुल, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ये भी समझ जाएगा फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहां तक समझने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी उसके आगे के शब्दों के लिए जहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय अ डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यहां पे होगी तुम लोगों की दिक्कत। तो ये मैं शब्द पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। ये शब्दों का मतलब ये है कि देखो जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ पहले, ठीक है। जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से, अब इसके बाद जो भी मैं बातें करूंगी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट है, 3 ही इंस्ट्रूमेंट उनके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। अब ये जो 2 हिस्से है, एक हिस्सा है कि ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे करना है वो व्हेन टू पे, एंड दूसरा है whom to pay actually,
आई शुड से whom to pay. ओके, ये दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया. when to pay को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूं, पहले समझो और फिर लिखना. ओके, पहले मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया. एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट. आपको समझता है टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट? मैंने एक बार क्लास में एक्सप्लेन किया था. चलो बताओ, टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैंने क्या सिखाया था तुमको लेक्चर के दौरान? टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या सिखाया था रे? कि जब भी मांगो इसको इधर शिफ्ट कर देना चाहिए. ये याद है तुम लोगों को मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड डिमांड. डिमांड मतलब क्या है? गए, अगर आप बैंक में जाते हो, बैंक में गए, पैसा मांगा और आपको मिल गया. आप गए, बैंक में गए और आपने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन बैंक वाले क्या बोलेंगे? रुको, आपने लॉक इन पीरियड के लिए फ्रीज किया हुआ है, तो जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद पैसे मिलेंगे. याद है आप लोग को मैंने ये बात सिखाई थी तुमको? तो कैन आई से कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है एंड सेविंग डिपॉजिट जो है वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, राइट? क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट से तो तुम जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो, बट फिक्स डिपॉजिट से पैसा नहीं निकाला जा सकता. तो वैसे ही एक होता है टाइम डिपॉजिट, मतलब मांगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया और आपको पैसे मिल गए. या तो फिर डिमांड डिपॉजिट मतलब आप लोगों का बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ है क्या अकाउंट्स में? पहले तो मुझे ये बताओ एक मिनट के लिए, क्योंकि ये हुआ है तो बहुत क्लैरिटी आएगी आपको, बहुत ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा. आपको हुआ है क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज? यस, वंडरफुल. तो आपने सीखा है 20 डेज आफ्टर साइट या बिफोर साइट, एट साइट, ऐसा कुछ सीखा होगा. एट साइट ऐसा कुछ सीखा है. वंडरफुल. तो तुमको समझता ही है कि आफ्टर साइट, एट साइट का फर्क क्या होता है? एट साइट मतलब मांगा और मिल गया, बराबर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखाया और तुमको पैसे देने पड़ेंगे. आफ्टर साइट मतलब क्या है? 20 डेज आफ्टर साइट मतलब समझता है तुमको? बताओ जरा, 20 डेज आफ्टर साइट. 20 डेज आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है? क्या सीखा था तुम लोगों ने? हाँ, 20 दिन के बाद. वंडरफुल, मतलब तुमको आता है. तो वो टाइम डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ रे? वो टाइम डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ? तो कहना इससे कि ये जो है ये जो है ये 20 डेज आफ्टर साइट है एग्जाम्पल के तौर पे, एंड ये एट साइट है. कैन आई से सो? राइट, परफेक्ट. यहां तक पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को. ये कौन सा था? व्हेन टू पे, राइट. अब मैं बात करूंगी हुम टू पे के बेसिस पे. हुम टू पे बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि ये काफी बार समझने में दिक्कत होती है. तो पूरा फोकस रखना, बाद में लिखने के लिए टाइम दूंगी तब लिखो. ओके, हुम टू पे. हुम टू पे के बेसिस पे दो हिस्सों में डिवाइड करना है. एक है ऑर्डर और एक है बेरर. ठीक है. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जहां पे, पहला पॉइंट, पेई का नाम स्पेसिफाइड है. यहां पे बेरर वर्ड का मतलब होता है पेई का नाम स्पेसिफाइड नहीं है. दूसरा पॉइंट, ये निगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होता है. ये डिलीवरी कैसा भी हो सकता है, एक्चुअल ऑल्सो एंड कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो. एंड ये जो होता है वो मेयर बाय डिलीवरी होता है, या यू कैन से मेयर और ओनली बाय डिलीवरी. आप मतलब समझो, पहले आपको समझना है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जहां पे क्या होता है ना, कि सामने वाले को जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट देते हो तो सामने वाला उसको क्या करता है, उस पे नाम स्पेसिफाई करता है.
एंड जो आपका दूसरा होता है बेरर, वहां पे नाम स्पेसिफाई नहीं होता। बेरर इंस्ट्रूमेंट आप जस्ट गए, मांगा और मिल गया। जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, जब तक सामने वाले का ऑर्डर नहीं आता तब तक नहीं दिया जाएगा। अलोंग विद दैट सिर्फ डिलीवर ही नहीं होगा, डिलीवरी के साथ साथ एंडोर्समेंट भी होता है। मतलब जहां पे नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एक बंदे से दूसरे बंदे के पास तो दूसरे का नाम लिखो, दूसरे से तीसरे के पास गया तो तीसरे का नाम लिखो, तीसरे से चौथे के पास गया तो चौथे का नाम लिखो, चौथे से पांचवे के पास गया तो पांचवे का नाम लिखो। तो हर एक का नाम मेंशन किया जाएगा अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो, एंड वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नाम मेंशन करने के बाद ही उसका डिलीवरी दिया जाएगा। बट अगर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, कुछ भी हो, जो भी काउंटर पे जाएगा बोलेगा कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मुझे पैसा चाहिए, तो वो आपको पैसा दे देगा। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़ू मैं? चले आगे? यस, वंडरफुल। अब एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये मेंशन करूं, अगर मैं ये लिखूं पे टू मिस्टर पी, आपके हिसाब से ये क्या होगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा या बेरर इंस्ट्रूमेंट होगा? पे टू मिस्टर पी, मैंने नाम स्पेसिफाई किया है, बंदे का नाम स्पेसिफाई किया है, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? अरे कौन सा होगा? ऑर्डर होगा या बेरर होगा? पे टू मिस्टर पी, मैंने ऑर्डर दिया ना कि बाबा पी को पे करो, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा रे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। या तो फिर पे टू मिस्टर पी ऑन ऑर्डर, मतलब मेरे ऑर्डर देने पर मिस्टर पी को पे करो। या तो फिर पे टू मिस्टर पी और हिज ऑर्डर, मतलब पे करो मिस्टर पी को करो, या तो फिर उसके ऑर्डर पर जिस भी इंसान को वो कहे उसको पे करो। तो ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है, ये सारे किसके हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के हैं। बट वही एट द सेम टाइम जब बेरर की बात आएगी, टू बेरर, मतलब नाम स्पेसिफाई नहीं है, या तो फिर अगर नाम स्पेसिफाई है दैट पे टू मिस्टर पी और बेरर वर्ड आगे है, तो जब भी कभी आपको ऐसा दिखे तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे? ये इंस्ट्रूमेंट होंगे बेरर इंस्ट्रूमेंट। क्या यहां तक पहुंचे? एग्जाम्पल के तौर पे दे देती हूँ। अब प्रॉपर एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने चेक देखे होंगे, आप लोगों ने चेक्स देखे होंगे। चेक 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 कहां मिलेगा? यस, चेक देखा है आप लोगों ने? देखो मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे किसी का तो चेक है, पता नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पे लिखा है टीच लेन, ठीक है, पता नहीं जो भी है। यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ किया हुआ है। कोई दीपक दास है, पता नहीं कैसे ऐसे डाल देते हैं चेक्स, बट ठीक है। तो ये जो बंदा है जिसने भी ये चेक ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, उसने नाम लिख दिया टीच नेम। अब आपके हिसाब से आप मुझे बताओ, आपके सामने ये चेक लिखा हुआ है, ये चेक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा या बेरर इंस्ट्रूमेंट होगा? मैंने आपसे पूछा, ये जो आपके सामने है ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या बेरर इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। आर यू गाइस श्योर अबाउट इट? अब मेरा सवाल आप लोगों से यही था, इसीलिए था बिकॉज मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ टिप देना चाहती थी। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, इंडिया में कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा क्योंकि ये बात पता ही नहीं है किसी को। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से नोट करोगे, यहाँ पे लिखा है पे टू, जो भी बंदे का नाम है, यहाँ पे आगे वर्ड लिखा हुआ है और ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? और ऑर्डर वर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगर आप बहुत सारे चेक ऐसे देखोगे, जैसे कि ये वाला जो चेक है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हो आप लोग, यहाँ पे वर्ड क्या है? और बेरर,
अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, रियल लाइफ टिप, आपके पेरेंट्स भी ये गलतियां करते हैं, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है और आपके पेरेंट्स को भी बताना है ये गलती वो ना दोहराए। ओके, क्या वर्ड है? और बेरर। अगर आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से देखोगे तो यहां पे जो भी टी श्रीनिवासन, ये जो नाम लिखा हुआ है श्रीनिवासन और बेरर वर्ड आगे है, इसका मतलब ये है कि ये जो चेक है, ये चेक सिर्फ टी श्रीनिवासन नहीं, उसकी बजाय कोई और भी अगर बैंक के पास जाके बोलता है कि मुझे इनकैश करना है तो करने का हक अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रखता है। भले ही रियल लाइफ में ये चीज ना हो, बट अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये जो चेक है, ये अगर मैं काउंटर पे लेकर जाती हूं, अगर मैं काउंटर पे लेके गई तो बैंक को अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये चेक के अगेंस्ट मुझे वो पैसा देना ही होगा, बिकॉज द वर्ड इज टी श्रीनिवासन और बेरर। तो कभी भी आप जब भी चेक लिखे, आपके घर वालों को भी ये बात बता देना, ये जो आगे का वर्ड है और बेरर, ये कंपलसरी उन्होंने कट करना चाहिए पेन से, तभी जाके आप बोलो कि ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये टी श्रीनिवासन ही चेक जो है वो ले सकते हैं चेक का पैसा, बाकी और कोई नहीं ले सकता। आप बोलोगे कि मैम देखो ना, इधर तो ऐसे क्रॉस साइन किया हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा है तुमको क्रॉस साइन है, तो ये जो क्रॉस साइन करके जो लिखा हुआ है अकाउंट पे ही, तो इसका मतलब तो उसी के अकाउंट में जाएगा ना मैम? ऐसा नहीं है। अकाउंट पे ही का मतलब होता है सिर्फ कि जो भी पैसा ले रहा है ना, उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स देन दैट। अकाउंट पे का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाने वाला है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता है। तो आपको ये समझना है कंपलसरी और बेरर वर्ड को हटाना है। अब ये पहला वाला जो चेक मैंने आपको दिखाया और ऑर्डर वाला, यहां पे हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो या तो उसके ऑर्डर पे, उसने कोई ऑर्डर दिया है अगर, तो चेक के पीछे उस बंदे का नाम लिखा जाएगा और आगे साइन किया जाएगा कि यार हाँ ठीक है, इसको दे दो। आपको समझ आई बात? क्या ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है? मैंने एक ही एग्जांपल दोनों तरीके से दिया अभी आपको। क्रिस्टल क्लियर चाहिए, इतना सा भी डाउट नहीं चाहिए, आगे जाके आएगा और आगे जाके आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछेंगे ऑर्डर है या बेरर है, बताओ। समझा क्या? ये क्रिस्टल क्लियर है, इतना सा भी डाउट नहीं चाहिए सबको। यहां तक पहुंचे हो तो आपको समझना है कि ऑर्डर वर्ड है तो ठीक है, चलेगा। अगर मुझे यही, ये क्या है, टीच लेन की जगह पे अब टीच लेन किसी और को देना चाहता है, चेक के पीछे और जो भी है उसका नाम लिखो, साइन करो, डेट डालो और फिर वो जाकर चेक अपने बैंक अकाउंट में डाल सकता है जो भी बंदे का नाम आपने लिखा है। लेकिन अगर वर्ड और बेरर है तो किसी का भी, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है, पीछे भले ही वो मिस्टर क्या था वो तुम्हारा, श्रीनिवासन, हाँ, ये जो श्रीनिवासन भैया जी है, तो ये श्रीनिवासन भैया जी पीछे किसी का नाम नहीं लिखेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे पेई का नाम, और बेरर वर्ड है सीधा दे देंगे, बात खत्म। क्लियर? चलो बढ़ेंगे आगे। अब मैं बढ़ती हूं आगे और अगले पॉइंट पे। किधर गया? हाँ, ठीक है, यहां तक पहुंचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब मैंने आप लोग को क्या सिखाया, ऑर्डर एंड बेयरर के बीच का फर्क आपको क्या सिखाया, कि क्या होता है कि जब भी कभी आप लोग ऑर्डर एंड बेयरर देखते हो तो वैसे ही एट साइड एंड आफ्टर साइड भी होता है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों को, पहले आप लोग लिखोगे ये या आगे बढ़ना है? पहले लिखोगे? यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये टाइम और बेयरर के आगे आपके पास, या टाइम इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई और एग्जांपल्स है जो आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते वक्त पढ़े होंगे? जैसे कि यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट है, राइट, यहाँ पे लिखा है एट साइट, या यहाँ पे लिखा जा सकता है ऑन डिमांड ऑल्सो। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ऑन डिमांड, ऐसा भी लिखा जा सकता है, राइट। यहाँ पे लिखा जा सकता है 20 days आफ्टर साइट या 20 days आफ्टर डेथ, राइट। ये क्लियर है, राइट। यहाँ पे लिखा जा सकता है ऑन प्रेजेंटमेंट, दिखाया और मिल गया। क्लियर है क्या? चले आए। अब ये आप लिखोगे पहले, और कैन आई जस्ट गो एड? पहले इस साइड का लिखो चाहिए तो, बाद में नहीं लिखना, अभी लिख दो, फिर बाद में अपन ये करते, पहले तुम लिखो।
दिख रहा है क्या? एक सेकंड, थोड़ा सा ऐसे रखती हूँ. डन. बढ़े आगे. वंडरफुल. चलो नेक्स्ट, इधर आते हैं वापस से. अब पहला जो आपको समझना है, अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर व्हेन it is expressed to be payable, so payable, and when it is expressed to be payable to a specified person and does not contain the word prohibition, its transfer, that is it is transferable by endorsement or delivery. अच्छा, एक पॉइंट समझा देती हूं. एक वर्ड आपको मिलेगा एंडोर्समेंट एंड एक वर्ड आपको मिलेगा इंडोर्समेंट. ठीक है, इन दोनों वर्ड्स के बीच में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है. इज जस्ट डिफरेंट, क्या बोलते हो, एक्सेंट ऑफ इंग्लिश जैसे बोलते हैं ना, ब्रिटिशर्स का इंग्लिश, अमेरिकन लोगों का इंग्लिश, तो उस हिसाब से बस स्पेलिंग का अंतर है, बाकी कोई दोनों में फर्क नहीं है. बट मैम हम लोग एग्जाम में क्या वर्ड यूज करें? आई. अब मुझे नहीं पता, तुम अकाउंट्स में शायद से ई वर्ड यूज करके करते होंगे. यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आई वर्ड से आप लोगों को लिखा गया है सब कुछ, तो आपको आई वर्ड से ही स्टार्ट करके लिखना है. ठीक है, इंडोर्समेंट क्लियर हुआ. तो अगर आप लोग ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये एक्सप्रेस्ड इज सो पेएबल and express is so payable to a specified person and does not contain the word prohibiting its transfer. मतलब समझता है? डज नॉट कंटेन अ वर्ड प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर का मतलब समझता है? मतलब कि वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए सामने वाले को टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर. ऐसा रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं आना चाहिए, ये लिखा गया है. दूसरा, अगला देखोगे तो यहाँ पे लिखा है पेबल टू द बेरर. आगे लिखा है पेबल टू द बेरर when it is expressed so payable to the bearer. and दूसरा, when only last endorsement, endorsement means signing on the document, on the instrument is blank. blank क्यों लिखा है? because अगले पर्सन का नाम ही नहीं लिख रहे अपन. that is the person who possess it can demand the payment. for example, a check made payable to a specified person that the check is endorsed by signing on the back of the check by a specified person. तो यहाँ पे सीधा सीधा वो क्या कर देता है? साइन कर देता है, और जिसके भी हाथ में वो चेक है, जाओ जाके लेकर आओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है. वो होते हैं तुम्हारे बेरर इंस्ट्रूमेंट. तो एक होता है ऑर्डर, एक होता है बेरर. अब इसीलिए यहाँ पे वर्ड जो यूज किए थे, मेयर बाय डिलीवरी एंड
बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर द वैल्यू। मतलब समझता है, बोनाफाइड वर्ड का मतलब उनको ये समझना है कि सामने वाला जो भी पैसा ले रहा है ये सब कुछ गुड फेथ में हो रहा है। गुड फेथ मतलब अच्छे सही इंटेंशन से हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो रही है, ऐसा एजम्पशन है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एक्ट ध्यान से समझना है, ये वर्ड तो इतना जबरदस्त ये लाइन लिखा है कि एक्ट के हिसाब से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये एक्ट ने मेंशन नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया। द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म इटसेल्फ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये जो एक्ट है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड ही इस एक्ट ने डिफाइन नहीं किया, पूरा बता दिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आमका ढिमका फलाना सब बता दिया, और एंड में ये बता रहे हैं वो कि आपको कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये जो वर्ड है ये एक्ट डिफाइन ही नहीं करता। बस यहाँ पे हाउएवर सेक्शन नंबर 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ओनली 3 काइंड्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक, पेएबल ईदर ऑन द ऑर्डर और टू द बेयरर। क्या ये एक एक लाइन, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में? कैन आई जस्ट गो अहेड? यस, ये जो था ये था सिर्फ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। अब जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब तो समझ गए, अब समझेंगे इसके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसेंशियल, लिखा हुआ है दैट इट मस्ट बी इन राइटिंग। मतलब क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओरल कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? नहीं कर सकते। तो आपको समझना है, क्या कॉन्ट्रैक्ट आप ओरल या रिटर्न कर सकते हो क्या? मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्या कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही हो सिर्फ जरूरी है, या ओरल होगा तब भी चलेगा? दोनों भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये ओनली राइटिंग में ही होना चाहिए। क्या ओरल होगा तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, ओरल नॉट अलाउड। समझ आया? एक तो सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे, ये आपके टॉप ऑफ द पेज लिख के रखो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से है। ये दोनों लाइंस लिख के रखो। एक्ट के नाम भी लिख देना, वैसे जरूरत नहीं है आपको, तो समझ ही जाओगे, बट ठीक है। नेक्स्ट चले आगे। तो सबसे पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है। इट मस्ट बी साइंड, लॉजिकल, कोई दिक्कत नहीं। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कोई दिक्कत नहीं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट सेटिस्फैक्शन, मतलब इट्स सेटिस्फैक्शन मतलब टिल इट्स मैच्योरिटी, टिल इट्स मैच्योरिटी लिख के रख देना साइड पे। टिल इट्स सेटिस्फैक्शन मतलब जब तक उस डॉक्यूमेंट की मैच्योरिटी, जैसे चेक का मैच्योरिटी पता है तुमको कितना होता है? चेक का वैलिडिटी, चेक का वैलिडिटी कितना होता है? चेक का वैलिडिटी कितना होता है? और चेक का, अच्छा ठीक है चलो बोलो पहले, चेक का वैलिडिटी कितना होता है? आई होप सो यू गाइज नो अबाउट इट। नहीं पता है लग रहा है, वरना फटक से जवाब देते हो तुम। समझो बेसिक, लेट मी गिव यू थोड़ा सा रियल लाइफ का बेसिक। पता है या नहीं पता है? नहीं पता है लग रहा है, ओके अंडरस्टैंड, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। नहीं पता है मेरे सामने ही बोलो, नहीं पता है, वंडरफुल, आई विल एक्सप्लेन बिकॉज आई एम नॉट हियर टू जज यू ऑल, ठीक है। आप लोग को नहीं पता है मेरे सामने बोलो, आई एम देयर टू टेल यू, बट दुनिया के सामने नहीं बोलना है कि तुमको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग तुमको जज करने के लिए बैठे हैं। वी आर टीचर्स, वी आर नॉट हियर टू जज यू, वी आर हियर टू टीच यू। तो नहीं पता है तो हम बता रहे, सुन लो एक बार।
कोई भी जो चेक होता है, इस चेक का जो दो चीजें समझो, एक होता है वर्ड वैलिडिटी, ठीक है, और एक वर्ड होता है मैच्योरिटी। दोनों में फर्क है। ओके, मैच्योरिटी का मतलब है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका वैल्यू ही पूरी तरीके से नष्ट कर देना, वैल्यू जीरो एक्चुअल में, या फिर यू कैन से ये नल एंड वॉइड हो जाएगा इन द आईज ऑफ लॉ। ओके, ये जो होता है वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या समझाना है, मैच्योरिटी जो चेक का होता है वो लाइफ टाइम होता है। मतलब क्या मैम, मतलब ये कि आज भी मेरे पास जो मेरा एक चेकबुक है एसबीआई बैंक का, बिकॉज आई जस्ट डोंट यूज इट एट ऑल, मतलब तब से है मेरे पास, जब से बैंक अकाउंट आई कैन से दैट 2016 से है, आज तक कितने साल हो गए, अब 2025 आया है, 2026 आएगा, ऑलमोस्ट 10 साल से मेरे पास एक ही चेकबुक है। क्यों? क्योंकि मैं वो अकाउंट यूज नहीं करती, उस अकाउंट से चेक नहीं देती, बहुत मुश्किल से एक हाथ 2-3 चेक वहां से जाते हैं मेरे, तो तब से लेकर आज तक वही चेकबुक है। और रादर आई वुड से वो तो चेकबुक भी पुराना, मतलब मेरे पास अभी वो जो अभी मतलब कितना 10 साल के बाद वो मैंने वो चेंज करवा के लिया है एसबीएच, एक्चुअल में पहले इट वाज स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जो मैंने बैंक अकाउंट खोला था, फिर वो सारे एसबीआई में मर्ज हो गए ना, तो नया चेकबुक मैंने लेना चाहिए था, मैंने वो चेकबुक भी नहीं लिया था, मैंने एसबीएच के नाम से पुराने जो मेरे चेक था उस वही नाम से चेक फाड़ के दे रही थी एसबीएच बैंक वाला, ठीक है, जबकि वो मर्ज हो के जमाना हो चुका था एसबीआई बैंक में, फिर भी चलता है। क्यों? क्योंकि वो चेकबुक जो होता है ना उसका मैच्योरिटी लाइफ टाइम होता है, कि जब तक मैं वो मेरे पास वो चेकबुक है तब तक वो जो चेकबुक से वो चेक मैं निकाल के किसी के हाथ में ना दूं, या जब तक वो क्रेडिट नहीं होता है बैंक के पास जाके, तब तक वो चेक की वैलिडिटी मतलब वो मैच्योरिटी चलती रहेगी, मतलब एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे के पास चलती रहेगी जब तक वो मैं चेक इशू करके ना दूं किसी को। अगर मैंने आज तक कोई भी चेक, पूरा चेकबुक है 10 उसमें चेक है, 5 खर्च हो चुके हैं, 5 अभी भी बचे हैं, तो वो 5 जब तक मैं नहीं यूज कर रही हूँ तब तक कभी भी मैं यूज कर सकती हूँ मेरी जिंदगी भर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक का जो मैच्योरिटी होता है ना वो जिंदगी भर तक होता है, लेकिन चेक का वैलिडिटी जो होता है, चेक पर यहाँ पे जो डेट लिखा जाता है ना, यहाँ पे जो भी डेट लिखा जाता है, इस डेट के आगे सिर्फ 3 महीने का होता है। अगर 3 महीने में आपने ये चेकबुक, मतलब मैंने अगर आपके नाम से, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर मैंने चेक इशू किया है प्राजक्ता के नाम से, ठीक है, प्राजक्ता के नाम से जब मैंने चेक इशू किया तो मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, और ऑर्डर बेयर सब वगैरह सब कुछ करके डेट वगैरह डाल दिया, डेट डाल दी, अज्यूम कर रही 2 मिनट के लिए, मैंने डाला है 1 जनवरी, ये मेरा डेट है, तो 1 जनवरी से आगे के 3 महीने मतलब जैन, फेब और मार्च, 31 मार्च ये लास्ट, 31 मार्च ये लास्ट डे होगा जहां पे आपके पास यानी कि प्राजक्ता के पास मौका है कि वो चेक को डिपॉजिट करे। अगर 31 मार्च को उसने डिपॉजिट नहीं किया तो ऑन 1 अप्रैल इस चेक की वैल्यू जो होगी वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड वैलिडिटी एंड मैच्योरिटी? नॉर्मल लोग यूजुअली ऐसे मतलब इतना कॉमन पैरेलल्स में ये अल्टरनेटिव वर्ड करके बता देते हैं। एक्चुअल में दीज आर नॉट अल्टरनेटिव वर्ड्स, ये एज अ सीए स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। आपके घर वालों को भी ये लाइन का मतलब नहीं समझेगा कि चेक को वैलिडिटी होती है मैच्योरिटी नहीं होती। समझ में आता है? तो मैच्योरिटी का मतलब है कि चेक अगर मैं जब तक इशू ना करूं तब तक उस कागज के टुकड़े का मतलब वो कागज का टुकड़ा ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वैलिडिटी का मतलब होता है एक बार मैंने उस पर डेट डाल दी, 3 महीने तक वो चेक मुझे कंपलसरी, मतलब सामने वाली पार्टी को डिपॉजिट करना पड़ेगा, नहीं डिपॉजिट किया चेक की वैल्यू 0, पैसा खत्म। बात समझ आई? ये था डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड मैच्योरिटी। ये आपको लिख के रखना है क्या, या मतलब आपके हिसाब से? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे या आगे बढ़ू मैं? लिख रहे? ओके, लिखो। डन, आगे बढ़ू? वंडरफुल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चेक। तो यहां पे जो वर्ड लिखा है ना, टाइम टिल इट्स सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब है टिल इट्स मैच्योरिटी। तो जब तक वो मैच्योर नहीं हो रहा है इंस्ट्रूमेंट तब तक वो चलते जाएगा। अगला लाइन लिखा है एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन द वर्ड, अच्छा इधर रह गया, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट। होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी बंदा ये चेक लेकर खड़ा है, ठीक है, जो भी बंदा चेक लेकर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ अ चेक बिकॉज चेक आप लोगों ने नॉर्मली देखा है,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये यूजुअली कॉमन पैरेलेंस में स्टूडेंट ने कभी देखा नहीं होता। चेक बहुत नॉर्मली घर पे देखा होता है, इसीलिए मैं चेक के बेसिस पे आपको ये इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। बट ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। डोंट रेस्ट्रिक्ट इट ओनली टूवर्ड्स द चेक। चेक इसीलिए दे रही हूँ एग्जाम्पल बिकॉज बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो क्लिक होता है फटाफट इसीलिए। अब आगे क्या लिखा है, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, द होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट, मतलब बोनाफाइड होना चाहिए, इसमें फ्रॉड वाले चीजें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। बोनाफाइड का मतलब है कि कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी झूठ, कोई भी फ्रॉड, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन an unconditional promise, unconditional, very important word, unconditional promise or order to pay. The promise or the order must consist of money only, barter not allowed। पहले तो लिख दो साइड पे, barter exchange not allowed, barter exchange not allowed, पहले तो ये समझो। मतलब क्या है कि मैंने कोई गुड्स किसी से खरीदे हैं, उसके अगेंस्ट मैंने चेक दिया, वंडरफुल, नो प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि मैं पैसा दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गुड्स खरीदे पैसा दिया चलेगा, मैंने पैसे के अगेंस्ट पैसा दिया चलेगा, बट गुड्स के अगेंस्ट गुड्स नॉट अलाउड। गुड्स के अगेंस्ट गुड्स दे रहे हो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इश्यू नहीं किया जाएगा। गुड्स के अगेंस्ट मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे ही दे सकती हूं, इसीलिए लिखा बार्टर एक्सचेंज नॉट अलाउड। एंड और एक वर्ड उन्होंने यूज किया, अनकंडीशनल प्रॉमिस। अब मेरा पॉइंट जो है वो बड़ा ध्यान से समझिएगा, अनकंडीशनल प्रॉमिस मतलब समझता है कि जब भी आप किसी से कोई वादा करो पैसे देने का, तो उस पर कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, उस पर जरा सा भी कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट इसका है जो कि है एक्सेप्शन टू दिस। आप बोलोगे मैम अभी तो आपने स्टार्ट किया, अभी तो बोले अनकंडीशनली, अभी एक्सेप्शन भी आ गए। हाँ, एक्सेप्शन में आप लोगों को समझना है कि कंडीशन, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि कंडीशन चलता है और फिर भी कंडीशन होने के बाद भी वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है या इसेंशियल है? अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, ये क्या है, ये इसेंशियल है, वी अग्री, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट उसका एक एक्सेप्शन है, मतलब क्या है, कंडीशन होने के बाद भी वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाएगा। तो ऐसी कौन सी दो कंडीशंस है जहां पे कंडीशन डालने के बाद भी वो इसेंशियल माना जाता है? तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है रिगार्डिंग टाइम का, कि टाइम मतलब क्या है, एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, उस टाइम तक आपको पे करना है। अगर ऐसा कंडीशन डाला है कि बोला भाई देख इसके डेथ के आफ्टर 20 डेज पे करना है, मतलब करना है, तो ठीक है ना, 20 डेज ये टाइम का जो कंडीशन है, 20 डेज के बाद पे करना इज ओके, टाइम कंडीशन है, चलेगा। दूसरा, इवेंट का भी कंडीशन चलेगा, बट वो इवेंट सर्टन होना चाहिए। आप बोलोगे सर्टन इवेंट का मतलब बताओ मैम? सर्टन इवेंट जैसे कि एग्जाम्पल डेथ, देखो कब होनी है ये भले ही अनसर्टन हो, बट अपन अमर लोग नहीं है, ठीक है, अपन अमर नहीं है मतलब अपन जिंदा नहीं रहने वाले, बराबर है, कभी ना कभी हम में से हर कोई कभी ना कभी तो मरेगा, आज नहीं तो कल, 100 साल पे मरेगा, 104 साल पे मरेगा, 110, 120, 130 साल जिएगा, चलो मान लेते हैं, बहुत अनरियलिस्टिक, बट कभी ना कभी तो मरेंगे अपन। तो ये बहुत ही सर्टन है कि डेथ इज अ सर्टन, तो सर्टन इवेंट का कोई कंडीशन डाला है तो चलेगा, कि एग्जाम्पल के लिए ये मरने के बाद तू मुझे पैसा देगा, तो ठीक है ना, मरेगा तो ये तो सर्टन है, ऐसा कंडीशन चलेगा, या टाइम को लेकर डाला हुआ कंडीशन चलेगा, बट बाकी और कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। और कोई कंडीशन मतलब क्या है, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसा सिचुएशन आया जहां पे $1 का वैल्यू 50 रुपए हो जाएगा, ये सिचुएशन जब आएगा तब मैं तुझको पैसा दूंगा। भाई ये सिचुएशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, सर्टेनिटी है क्या? नहीं है, तो ये कंडीशनल हुआ। अगर ऐसा कंडीशन डाला तो ये कंडीशनल है, फिर ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट है ये अनसर्टन इवेंट है ना, बिकॉज इट्स अनसर्टन इवेंट। अनसर्टन इवेंट पर आप कंडीशन डालकर आप बोलोगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करेंगे तो नहीं चलेगा। सर्टन कंडीशन है, टाइम या तो फिर और टाइम का कंडीशन है, चलेगा, वो कंडीशन नहीं माना जाता, उसको अनकंडीशनल प्रॉमिस ही माना जाएगा। ये पॉइंट्स क्लियर है आप लोगों को? ये लिखो आपके पास, ये लिख के रखो।
डन। ये किधर लिखना है पता है ना तुमको, इसेंशियल के आसपास लिखना, मतलब या हिंट लिखो, इसेंशियल्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ू मैं फिर, वंडरफुल। चलो अब किधर गया हमारे इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये हो गया, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्स्थ वाला। ओके अगला, द सम पेएबल, द सम पेएबल, द टाइम ऑफ द पेमेंट पेई मस्ट बी सर्टन, मतलब समझता है कितना पैसा देना है ये सर्टन होना चाहिए, किसको देना है ये भी सर्टन होना चाहिए। सर्टन का मतलब है भूत प्रेत आत्माओं के नाम से, ठीक है, भूत प्रेत आत्माओं के नाम से चेक इशू नहीं होगा, पता होना चाहिए ना, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए वो व्यक्ति जिसके नाम से आप पैसा या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हो, वो व्यक्ति सर्टन होनी चाहिए। एंड द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड क्यों शुड बी डिलीवर्ड वर्ड यूज किया है, बिकॉज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो या बेरर हो, डिलीवरी होना जरूरी है, एंडोर्समेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मेयर ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, इसका मतलब मैं समझाती हूं, मेयर इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी का मतलब है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझता है आप लोगों को, बराबर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से एग्जांपल देती हूँ अभी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझता है। अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जब भी कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉ ई, बराबर है, तो ड्रॉवर ड्रॉई पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है और फिर ये इसको एक्सेप्ट करके देता है, करेक्ट है, ये तुमको समझता है। अब ड्रॉवर ने ड्रॉई को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया 1,00,000 रुपए का, ड्रॉई के पास डिलीवर हो चुका है, ड्रॉई के पास डिलीवर हो चुका है, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करके उसको डिलीवर करना, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करना सफिशिएंट नहीं है, उसको डिलीवर करना जरूरी है, मतलब ही उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है कि भाई देख तेरे ऊपर ये लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, मेयर ड्रॉइंग की वजह से, मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और अपने ड्रॉअर में रख दिया, भाई सामने वाले को क्या पता कि मैंने उस पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, इसीलिए उस तक वो डिलीवर करना जरूरी है, मतलब उसको वो कम्युनिकेट करना जरूरी है, और उसके बाद जब वो एक्सेप्ट करेगा तब जाके तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। तो इसीलिए लिखा है सिर्फ और सिर्फ मेयरली ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी, सामने वाले को डिलीवर भी तो करो तभी जाके पता चलेगा कि उसको कम्युनिकेट होगा, तभी लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए डिलीवर करना जरूरी है। एक बार आठों के आठों इसेंशियल देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तब आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है ये वाला मीनिंग, एंड उसके बाद पूछते हैं इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, तब आपको ये लिखना है। टोटल अगर 7 मार्क का सवाल आया तो ये पूरा का पूरा लिखना है, पूरा का पूरा जितना ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दोनों भी पर्पल बॉक्सेस। अगर ऐसा सिचुएशन आया कि मान लेते हैं 5 मार्क के लिए, तो ये जो नीचे जितना भी मैंने येलो हाईलाइट किया है, कौन सा वाला, ये वाला 1 और 2, ये मत लिखो, स्टार्टिंग के 1 2 3 लिखो एंड इसेंशियल लिखो, तब भी मार्क्स मिलेंगे आपको, समझता है, मतलब राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स का मतलब सिखा रही हूं मैं कि मार्क्स के हिसाब से डेटा चुनो और फिर लिखो, कंटेंट चुन के और फिर लिखना है। ओके, ये एक बार पढ़ो आठों के आठों और अभी याद करो, फटाफट से याद करो। चले आ गया, वंडरफुल, चलो डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 5 ही मिनट है अभी, 5 मिनट में अगला पॉइंट ले लेते हैं। कहाँ गया, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आएगा तब आएगा, प्रोमिसरी नोट्स आप लोगों ने कभी सीखा है? प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट क्या होता है पता है आप लोगों को? प्रोमिसरी नोट
आप लोगों ने कभी उसका फॉर्मेट वगैरह ऐसे ड्रॉ किया है? प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए दिया है आपको कभी? अरे हाँ ना, 11th 12th सीए फाउंडेशन, कभी जिंदगी में प्रॉमिसरी नोट उसका फॉर्मेट आप लोगों ने ड्रॉ किया या नहीं किया? किया होगा शायद। मैम किसको, हमको 11th 12th का कौन सा क्या ही याद होगा। बात तो बराबर है, सीए फाउंडेशन में नहीं किया होगा शायद से। सीए फाउंडेशन में तो नहीं किया ना, इतना याद होना चाहिए। सीए फाउंडेशन में किया गया, 11th 12th का याद नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। हाँ चलो ठीक है, 11th 12th का याद नहीं है इसीलिए इतना देर। ओके फाइन, आई अग्री, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 11th 12th में किया होगा, एक्चुअली होता ही है, सबको होता है, बट ठीक है, सबके क्लास में 11th 12th, फिर कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, आईसीएसई या फिर जो भी आपका स्टेट बोर्ड था, मतलब महाराष्ट्र का जैसे एचएससी बोर्ड है, कोई भी हर एक स्टेट का जो भी बोर्ड है उसमें पढ़ाया जाता है, बट नहीं पढ़ा है वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। सीए फाउंडेशन में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं एक बस फॉर्मेट आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में प्रॉमिसरी नोट जो होता है, प्रॉमिसरी नोट इशू कौन करता है रे? प्रॉमिसरी नोट, ध्यान से समझना, एक छोटा सा डिफरेंस समझा रही हूँ बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट वो इशू करता है, वो इशू करता है जो पैसा देने वाला होता है। ठीक है, मतलब मुझे अगर किसी को पैसा देना है तो मैं प्रॉमिसरी नोट इशू करती हूं, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो इशू करता है जो पैसा लेने वाला होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पहले रख दो दिमाग में। जो पैसा लेने वाला होता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करता है, जो पैसा देने वाला होता है वो प्रॉमिसरी नोट इशू करता है। ये लिख के रखो पहले तो। डन। ठीक है, अब प्रॉमिसरी नोट ऑब्लिक चेक ऑल्सो, ठीक है, चेक भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉमिसरी नोट जो है वो बनता कैसा है? 3 months आफ्टर डेट, मतलब टाइम का कंडीशन डाल दिया। क्या टाइम का कंडीशन वैलिड है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 months आफ्टर डेट, आई प्रॉमिस टू पे, ये जो भी नाम होगा XYZ पर्सन का जिसको पे करना होता है, और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यहां पे स्टैंप, उसका सिग्नेचर, यहाँ पे टू जो भी बंदे का नाम है, ये जिसने, मतलब जो पैसा देने वाला होता है, ये कौन होता है? ये बंदा, मतलब जो पैसा देने वाला है। और यहां पे जो पैसा लेने वाला है। ठीक है, ये प्रॉमिसरी नोट का एक बेसिक फॉर्मेट समझ लो। ओके, अब यहां पे क्या लिखना है आपको? यहां पे अमाउंट लिखना है, ठीक है, यहां पे जो भी आपकी सिटी है उसका नाम, यहां पे डेट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 months आफ्टर डेट है। यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं 20 days आफ्टर साइट, 25 days आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, ऐसा कुछ भी आप लिखो चलता है, जो भी कंडीशन है। या तो फिर इवेंट है, बस ध्यान रखना है ये इवेंट कैसा होना चाहिए? सर्टन होना चाहिए। आप वो कोई भी कंडीशन लिख दो। देन आई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो पैसा देने वाला होता है वो वादा कर रहा है। सो आई प्रॉमिस टू पे यू, या जो भी मिस्टर XYZ पर्सन है, और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनता है। मेकर का कौन है? मेकर इसका जो प्रॉमिस करता है टू पे, वो मेकर है। ही इज द डेटर एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट,
एंड पेई का मतलब है जो भी पर्सन को पेएबल है। अब ये पेई वर्ड समझता होगा, ऐसा आई अज्यूम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वजह से। पेई वर्ड का मतलब समझता है ना, एक होता है पेयर, एक होता है पेई। पेई का मतलब है मेकर या जो पेई होता है, मतलब जिसको भी पैसा देना है, जिसके हाथ में पैसा देना है वो होगा पेई। ये समझता है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, वंडरफुल, ओके। तो अब यहां पे सेक्शन नंबर 4 में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन है? अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ध्यान से पढ़ना, बहुत ऐसा लगेगा ना यार ये कहीं तो पढ़ा है, ऐसा फीलिंग आएगा। देखो, अ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, यहां तक हुआ। इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये ब्रैकेट अभी नहीं पढ़ रही हूं, वेट करिएगा, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बाद में, ब्रैकेट के लिए वेट। कंटेनिंग द अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, दूसरा वर्ड अनकंडीशनल। तीसरा साइंड बाय द मेकर। चौथा टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर और टू अ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये देखा देखा नहीं लग रहा है इधर ऊपर? आपको समझ रहा है? ये जो डेफिनेशन और ये जो इंस्ट्रूमेंट अपन ने ये देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स वही वापस से रिपीट हुए हैं। इसमें एक भी वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं समझ रहा है डेफिनेशन में, जरा देखो। एक्सेप्ट दैट ब्रैकेट, एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट छोड़ दो, ये ब्रैकेट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी वो ब्रैकेट छोड़ के बाकी ऐसा कुछ है जो नहीं समझा पूरे डेफिनेशन में। ये सारी 1 2 3 4 ये ऑलरेडी हमने कर ली है अभी। देखो जरा, डाउट है क्या इस डेफिनेशन में? अब भी क्लियर है? वंडरफुल, ठीक है। तो अब इसके बाद जो इसेंशियल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो ब्रैकेट है उसका भी कनेक्शन काफी लंबा है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है उसका कनेक्शन ये जो पहला पैराग्राफ मैंने छोड़ा उसके साथ, और आगे ये जो इसेंशियल्स हम पढ़ने वाले हैं उसके साथ है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोग को, और हम लोग सीखेंगे, बट अगले सेशन में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बस जो भी बच्चे यहाँ पे ड्राइव से देख रहे हैं, तो बच्चों ने बहुत सारे प्रॉमिसरी नोट्स के फॉर्मेट्स देखने हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में गलती से आ सकता है ड्रॉ द, कोई तो इंफॉर्मेशन दे देंगे और फिर लिखेंगे ड्रॉ अ प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट, ठीक है। आप लोग और जो लाइव स्ट्रीम वाले हैं वो भी एक नया प्रॉमिसरी नोट लिखेंगे, ठीक है, जिसमें आप आपका नाम लिखो, किसी और का नाम लिखो, चलेगा। बट और एक प्रॉमिसरी नोट आप लोगों को होमवर्क में जो मन में आएगा वो कंटेंट लो, एंड उसके बेसिस पे और एक प्रॉमिसरी नोट आप लोगों को भी लिखना है। जो लाइव स्ट्रीम वाले वो तो मुझे कंपलसरी ये होमवर्क भेजेंगे ही बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन, उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। जो ड्राइव के बच्चे उन पर अभी मेरा कोई कंट्रोल है नहीं, बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे हैं, तो वो अपना अपना होमवर्क करेंगे ईमानदारी में। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस, okay, done. So that's it for the day. We will meet tomorrow. Take care and bye bye.